तो आप लोगों का काम है लिखते रहिए मैसेजेस, बट ध्यान दीजिए जो टॉपिक्स जिस दिन पढ़ाया जाए उस पर आप लोग फोकस करिए, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं बिजनेस कंप्यूटिंग की, तो उसमें सबसे पहली बात होती है कि सॉफ्टवेयर की जो हम बात करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर डेटाबेस एक किसी भी बिजनेस प्रोसेस में, जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, कोई भी बिजनेस हो, एनी बिजनेसेस, जहां पर हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, कंप्यूटिंग की मतलब प्रोसेसिंग डेटा थ्रू द कंप्यूटर्स, थ्रू द स्टोरेज मीडियम, थ्रू द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वहां पर हम बात करते हैं किसकी, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और किसी भी एप्लीकेशन की, और खासकर हम बात करेंगे उस एप्लीकेशंस की जो कहीं ना कहीं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट होता है, आपको पता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बैक एंड का मतलब डेटाबेस है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और कोई भी डीबीएमएस हो उसमें डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, रिलेशन अमंग द टेबल, टेबल के बीच रिलेशन स्थापित करना, ठीक है। डेटा को कैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है, उसमें कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करके, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो यहां पर हम बात अगर करें फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड क्या होता है? बेसिकली फ्रंट एंड इज डिजाइन्ड विद द हेल्प ऑफ, कोई भी अगर आप वेब एप्लीकेशन की बात करें, किसी भी वेब एप्लीकेशन की बात करें, तो फ्रंट एंड इज डिजाइन्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इसमें आपको पता है कि HTML का यूज होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके टैग्स यूज करके बेसिकली इंटरफेस को डिजाइन किया जाता है। HTML एंड जावास्क्रिप्ट, उसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट का भी यूज होता है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आल्सो, एंड एज वेल एज CSS। ये एक मतलब एक ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, हालांकि अब तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट फ्रंट एंड में आपका क्या है? HTML, जावास्क्रिप्ट एंड यहां पर CSS, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। CSS क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल विजुअल एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, दिस साइड ऑफ साइट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल यूजर्स। दिस इंक्लूड्स एप्लीकेशंस that form the foundation of experience such as HTML, JavaScript, CSS, ठीक है। और this is often considered as the client side of an application. The front end is essential to the user interaction. तो यूजर जिससे इंटरेक्ट होता है, ये क्या है? क्लाइंट साइड है। जैसे हम लोग कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट साइड। तो यहाँ पर क्लाइंट साइड, एंड देयर आर अनदर पार्ट दैट इज सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड को हम कहेंगे फ्रंट एंड, एंड सर्वर साइड क्या है? बैक एंड है, ठीक है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड ये मिल करके आपका एप्लीकेशन बना होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक है। कुछ फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ओरेकल SQL डेवलपर। ओरेकल SQL डेवलपर करके एक फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर आता है। बैक एंड के लिए तो आपको पता है कि देयर आर मेनी DBMS, चाहे वो MySQL हो, SQL सर्वर हो, ओरेकल हो, ठीक है, पोस्टग्रिज हो, इन्फॉर्मिक्स हो, ठीक है, साइबेस हो। देयर आर डिफरेंट DBMS जो आप लोग जिसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओरेकल SQL डेवलपर, ठीक है, एक फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है। इट इज द ओरेकल डेटाबेस IDE। IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग डेटाबेस क्वेरी को भी यूज करें, वहां पे हम फ्रंट एंड लैंग्वेजेस को भी यूज करें, मतलब एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो होता है आपका IDE,
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ID stands for इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। आज की क्लास में हम लोग एक तो आपको पता है कि फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो आपका एक डेटाबेस का टॉपिक है जो रिमेनिंग रह गया था, डेटाबेस डिक्शनरी के बारे में एक टर्म है, और उसके बाद SDLC, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये आज के टॉपिक्स होंगे। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे इट इज ओरेकल डेटाबेस IDE, एक फ्री ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो ओरेकल स्किल डेवलपर, ओरेकल स्किल डेवलपर क्या है, एक फ्री ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और मतलब एक पूरी IDE एक सॉफ्टवेयर है। इट अलाउ डेटाबेस यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू डू देयर डेटाबेस टास्क इन फ्यूअर क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स। मतलब ये बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से डेटाबेस यहाँ पर आप पूरी तरीके से डिजाइन भी कर सकते हैं, एंड ओवरऑल इसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ओरेकल स्किल डेवलपर इज अ फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। सेकेंड फ्रंट, यहाँ पर आप बात करेंगे विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक भी अपने आप में क्या होता है, आपको मेन्यूज आइकॉन्स प्रोवाइड करता है, और सभी मेन्यूज आइकॉन के हेल्प से उसकी कोडिंग हम वहां पर जाकर रखते हैं। मतलब ये भी एक बहुत आसान सा, आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो विजुअल बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, बेसिकली प्रोग्रामिंग भी है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे जारी किया गया था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एंड यहाँ पर प्री सेलेक्टेड सेक्शंस ऑफ कोड जो राइट करते हैं, आप लोगों ने भी लिखा होगा पहले, बहुत पहले तो पढ़ाया जाता था, अब बहुत सारे जैसे .NET फ्रेमवर्क आ गए, उसमें ये सब चीज़ इंटीग्रेटेड है, जैसे विजुअल C++ है या विजुअल बेसिक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ भी क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। C++ ये सब यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि अलाउ करता है, परमिट करता है, ठीक है। इट फीचर्स टूल्स फॉर डेवलपिंग debugging C++ code, especially code written for Windows, API and .NET framework। ये .NET framework के अंदर काम करता है विजुअल C++। ओके, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके बाद इसमें एक C# भी लैंग्वेज आया था जो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। C# मतलब करीब करीब अगर बात करें तो 10 साल पहले, 10-12 साल पहले C# करके भी एक लैंग्वेज आया था जो .NET फ्रेमवर्क में हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद पावर बिल्डर करके होता है। पावर बिल्डर भी एक टूल है, जैसे IDE है, कह सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको RAD टूल कहते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। मतलब जिसमें सॉफ्टवेयर हम आसान तरीके से और जल्दी बना सकें, तो ये टूल जो है ये पावर बिल्डर के नाम से जाना जाता है। पावर बिल्डर किस किस कंपनी ने प्रोवाइड किया था, तो पावर बिल्डर इज अ इंटीग्रेटेड, ध्यान देंगे आप लोग, पावर बिल्डर इज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओन्ड बाय SAP सिंस द एक्विजिशन ऑफ साइबेस इन 2010। साइबेस के पास था, साइबेस को इसने एक्वायर किया था SAP ने, तो SAP का ये प्रोडक्ट है पावर बिल्डर करके, ठीक है। तो पावर बिल्डर का यूज किया जाता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल के तौर पर, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका फीचर आप देखेंगे, मेजर फीचर ऑफ पावर बिल्डर इज द एबिलिटी टू क्रिएट डेटाबेसेस यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस यहाँ पर यूज किया जाता है और उसके हेल्प से डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर, चाहे वो ओरेकल स्किल सर्वर करके हो, IDE है, विजुअल बेसिक, विजुअल C++, .NET फ्रेमवर्क की पूरा तरीके से, पावर बिल्डर, तो ये सब क्या है, ये सब फ्रंट एंड है। एक और है, अगर आप बात करें तो फिफ्थ, अगर एक डेल्फी करके है, ठीक है, डेल्फी करके है एक, वो भी एक प्रकार से फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है। ओके, तो इसको भी आप याद रखेंगे, कहीं कहीं हेल्प आ जाता है एग्जाम में। अब फ्रंट एंड एंड बैक एंड कनेक्टिविटी अगर हम बात करें तो बेसिक्स तो हम लोग बातचीत एक बार किए भी थे। यहाँ पर हमें ये जानना है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड का इंटरेक्शन जो होता है
उसी को डेटाबेस कनेक्टिविटी कहा जाता है। बैकएंड मतलब आपका डेटाबेस, फ्रंट एंड मतलब आपने यूजर इंटरफेस डिजाइन कर लिया, या कैसे एक एंड यूजर मतलब एक क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और क्लाइंट साइड इंटरफेस, और एक बैकएंड, ठीक है, सर्वर साइड। तो ये दोनों की कनेक्टिविटी होती है जिसे कहा जाता है फ्रंट एंड एंड बैकएंड कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर स्पेशली बात किया गया है जावा एप्लीकेशन के संदर्भ में। तो आप देखेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी रेफर टू द प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट लेट्स अ फ्रंट एंड एक्सेस अ डेटाबेस ऑन बैकएंड वाया सम मींस, और इसको हम कहेंगे, अगर जावा की बात करें तो जेडीबीसी के माध्यम से, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। व्हेन अ डेटाबेस कनेक्टिविटी इंप्लीमेंटेड ऑन अ जावा एप्लीकेशन, दिस इज नोन एज जेडीबीसी। तो जेडीबीसी एक तरीके से आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का है ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और ये आपका हो गया जावा। जेडीबीसी was based largely on the Microsoft ODBC। तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है ये आप भी अवगत ही होंगे, परिचित होंगे, और यहाँ भी आप जान गए कि ओडीबीसी और जेडीबीसी जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा कनेक्टिविटी टूल है, और जेडीबीसी जावा का। तो उसी का ये कह सकते हैं कि एक मिलता जुलता है। Compared to the ODBC, JDBC has more flexible API which programmers can use in their applications। यहाँ पर आप बात हम लोग करेंगे API की। कल भी मैंने बताया था कि API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई भी एक एडवांस, कोई भी कॉम्प्लेक्स और बड़ा एप्लीकेशन है, तो बड़ा एप्लीकेशन ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप उस फीचर या उस एप्लीकेशन को आप अपने किसी सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप उसके एपीआई को क्या कर सकते हैं, आप उसके एपीआई को, इट्स सिमिलर टू जैसे हम लोग अगर सर्च इंजन देते हैं कई बार, तो अपने वेबसाइट में हम क्या करते हैं, गूगल का लिंक उठा के दे दें। लेकिन लिंक उठा के देने से बेहतर यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे मैंने कल बताया भी था आपको कि अगर हम बात करें मैप्स की, तो मैप हर किसी का अपना इतना बड़ा डेटाबेस नहीं है और इतनी बड़ी जो है एप्लीकेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके एपीआई को यूज कर लेते हैं, मतलब एपीआई इज प्रोवाइडेड बाय दैट कंपनी, और उस एपीआई को हम क्या यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो उस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से हमारे एप्लीकेशंस जो होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, और हमारी यूज की चीजें ऑलरेडी, जैसे होता है ना रेडीमेड टाइप, हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जेडीबीसी फ्लेक्सिबल इसलिए है कि जेडीबीसी हैज मोर फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस व्हिच प्रोग्रामर्स कैन यूज इन देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। जेडीबीसी प्रोवाइड्स जावा डेवलपर्स विद एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एपीआई, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यहाँ पर आपको डिफाइन किया है। एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ सेट ऑफ क्लासेस, मेथड्स एंड रिसोर्सेज दैट प्रोग्रामर्स कैन यूज टू देयर वर्क, मतलब यूज टू देयर एप्लीकेशन। अपने एप्लीकेशन में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है, सेट ऑफ क्लासेस है, मेथड्स है, रिसोर्सेस है, ठीक है। देयर आर वेरियस रिसोर्सेस अवेलेबल, बहुत सारा फ्रीली अवेलेबल है जिसको प्रोग्रामर यूज कर सकता है, दैट इज एपीआई। मेरा इरादा यही था इन 2 पेजेस में, हालांकि ये बस थ्योरेटिकल है। यहाँ इतना ही मेरा इरादा है कि आप ये समझ जाए फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी, जेडीबीसी टर्म अगर कभी एग्जाम में आ जाता है, और क्योंकि ये सब आएंगे, ओडीबीसी है तो इतना मुश्किल भी नहीं आएगा, थोड़े से कुछ सेंटेंस दे करके आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, आप लोग इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। तो ओडीबीसी, जेडीबीसी और एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है, और आईडीई, ये 4 टर्म आपको यहाँ पर मिले, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंटरफेस एनवायरनमेंट, ठीक है, ओडीबीसी, जेडीबीसी, ठीक है, एंड एपीआई। इन चारों के बारे में कुछ जानकारी आपको रखना है जिससे कि आपका एमसीक्यूज, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे इन टॉपिक्स को इस तरीके से कराने का मकसद एकमात्र है कि एमसीक्यूज जो है डाइवर्सिफाई है, बहुत सारा एरिया का है। 80 क्वेश्चन होगा तो मतलब मैंने कई बार बताया आपको कि 80 टॉपिक को कवर करेगा, कहीं ना कहीं टच करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको
एमसीक्यू मैप्ड बनाया गया है, ना कि आपको इसके ऊपर थ्योरेटिकली कहीं लिखना है या ये आपसे एग्जाम में कहीं पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन फ्रंट एंड कनेक्टिविटी, बैक एंड कनेक्टिविटी, ऐसा कोई रिटर्न तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारा एमसीक्यू बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर जेडीबीसी के कुछ टास्क है कि जेडीबीसी क्या क्या कर सकता है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कनेक्ट टू अ डेटाबेस, जैसे आपके एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी। एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्वेरी योर डेटाबेस, और फिर यहाँ पर ये अलाउ करता है, परमिट करता है कि आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट तब करेंगे ना जब वो कनेक्ट है, मतलब आप फ्रंट एंड में कोई फॉर्म अप्लाई रजिस्ट्रेशन पेज भर रहे हैं, लेकिन वो डेटा जाकर के कहाँ पे, डेटाबेस में, रिकॉर्ड में सेव हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने उसे कनेक्ट किया, फ्रंट एंड को बैक एंड से, डेटाबेस से कनेक्ट किया, तभी ये पॉसिबल हुआ। इसका मतलब JDBC इज एबल टू एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट्स टू क्वेरी योर डेटाबेस। ठीक है, आपके डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जनरेट क्वेरी रिजल्ट्स एंड, यहां पे ठीक है, क्वेरी रिजल्ट्स को जनरेट कर सकता है। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स है उसको जनरेट करने की कैपेबिलिटी जेडीबीसी में है या किसी भी डेटाबेस कनेक्टिविटी में है। ओके, परफॉर्म अपडेट्स, इंसर्ट एंड डिलीशंस, मतलब वही चीज हुआ, क्वेरीज अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑल द ऑपरेशंस जो भी आप एसक्यूएल स्टेटमेंट के माध्यम से आप डेटाबेस में कर सकते हैं, ऑल दोज ऑपरेशंस आर एक्चुअली, जो होगा वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा उस डेटाबेस पे, या उस आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड्स पे, उस रिलेशंस पे, तो विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी। ये नहीं होता तो आप, ऐसा नहीं है कि डेटाबेस तो अलग है, एप्लीकेशन अलग है, तो विदाउट जेडीबीसी, विदाउट ओडीबीसी कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं होता। एग्जीक्यूट स्टोर, इवन एक सिंपल एकदम छोटा सा एप्लीकेशन भी आप नहीं बना सकते विदाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ओके, the only requirement to create JDBC application is that the driver for JDBC connectivity should be available and installed। जो ड्राइवर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वर्क भी कर रहे होंगे, तो उनको इस फील्ड में तो बहुत ज्यादा जानकारी होगी। ठीक है, उनको ऐसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है। मुझे बताइए कौन कौन कनेक्टिविटी करता है डेली। ताकि मैं कुछ पूछ सकूं आप लोगों से। एक सेकंड रुकिए, बताइए कौन कौन करता है कनेक्टिविटी। ओके, तो बताइए जो लोग कर रहे हैं। दिलीप कुमार शर्मा जी, आप ही बताइए एडीओ का क्या यूज होता है, एडीओ का। ओनली साउंड आ रहा है, किसका ओनली साउंड आ रहा है, वीडियो तो सामने आ रहा है, बताइए, रीज्वाइन करिए। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अरे इसमें क्या मुश्किल लग रहा है संतोष जी, ये मुश्किल नहीं है, आपको मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा सा वर्क करिए, टाइम दीजिए, इट्स सो इजी। बिल्कुल शंभू कुमार जी, एडीओ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में यूज होता है, एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी बुक एज सच नहीं है संतोष एमसीक्यूज के लिए।
चलिए मैं समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए जिसको जिसको नहीं समझ में आया, भैया इतना आसान चीज था, हमने ये कहा कि ये जो है अलग है, ठीक है, आप इंटरेक्ट हो रहे हो, और यहाँ पर आपका डेटाबेस है, ठीक है, ये डेटाबेस है, ओके। अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगा तब तक कोई एप्लीकेशन वर्क करेगा नहीं करेगा। इसी को डेटाबेस कनेक्टिविटी कहा जाता है, जिसमें हमने ये बताया कि जावा एप्लीकेशन में यूज होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस में ओडीबीसी और एडीओ का यूज होता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ओवरऑल जैसे होता है ना कि आप सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता है कि बस वहां से वो लॉजिक्स और कोड जो सपोर्ट करता है वो यूज होता है, बट देर इज ए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे एक डॉटनेट है, तो डॉटनेट फ्रेमवर्क में क्या होता है कि हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास पूरी फैसिलिटी होती है, वी कैन क्रिएट डेटाबेसेस ऑल्सो, मतलब हम स्कीवेल भी वहां पर साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं और दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। आप समझ गए? तब जाकर के एक ओवरऑल एप्लीकेशन तैयार होता है, जिसको हम मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का पार्ट होता है। बट यहां पर हमें इतना कर लेना है कि क्वेश्चन हो जाए। अब आप लोग दोबारा से डेवलपमेंट तो करना नहीं है, डेवलपमेंट करना होगा तो फिर बिहार में शिक्षक बनने की जरूरत क्या है, ठीक है। हाँ, इन सभी चीजों से बेहतर तरीके से अवेयर रहना है, ठीक है। जो कोई काम भी कर रहा होगा, मान लीजिए तो एक पार्टिकुलर डोमेन में काम कर रहा होगा, 80 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? चाहे वो 10 साल से काम क्यों ना कर रहा होगा, मतलब खूब अगर होगा ना, कॉमन सेंस बहुत अच्छा होगा, या वो थोड़ा बहुत अपने काम के अलावा भी अगर कहीं कहीं ध्यान देते होंगे थोड़ा बहुत पढ़ाई उढ़ाई से संबंधित, तो 10-15 सवाल 20 सवाल नहीं तो बिना पढ़े एक बार क्विक रिवीजन किए नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि एमसीक्यूज है। अब एमसीक्यू में आपसे सीधा सा पूछ लिया RAD का फुल फॉर्म बताइए, अब कभी सुना ही नहीं है तो क्या बताएंगे RAD क्या होता है? आप कहोगे सर आपने तो RAID बताया है, ठीक है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, लेकिन RAD क्या होता है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो आप एक प्रकार का क्या होता है, मॉडल होता है, डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं जो बेस्ड ऑन RAD होते हैं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो सिमिलरली देयर आर वेरियस टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है, एक नहीं है। जैसे होता है ना कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम, आप जैसे जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने जैसे प्रमोशन के लिए एग्जाम देते हैं, तो वो लोग भी पूरी क्लास पढ़ते हैं, एक एक टर्म्स पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो उतनी ही डोमेन में काम कर रहे होते हैं, बाकी चीज दुनिया पे तो नजर ही नहीं जाती, ठीक है। तो JDBC हो गया। अब यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर एक टर्म है डेटा डिक्शनरी की, ठीक है। डेटा डिक्शनरी क्या है, अब इस पे ध्यान देंगे। डेटा डिक्शनरी को कहा जाता है सिस्टम कैटलॉग। डेटा डिक्शनरी को क्या कहा जाता है? सिस्टम कैटलॉग। आप ध्यान देंगे, डेटा डिक्शनरी, डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउस, इसमें से एक क्वेश्चन जो रहता है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आता है। डेटा डिक्शनरी, डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउसिंग, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो डेटा डिक्शनरी को सिस्टम कैटलॉग कहा जाता है, जो DBMS का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी कंटेन व्हाट? मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी कंटेन मेटा डेटा, और आपको पता है कि मेटा डेटा इज अ डेटा या इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। जैसे अगर आप बात करें कि मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई म्यूजिक है, तो म्यूजिक या कोई सॉन्ग है MP3, वो अपने आप में क्या है? एक डेटा है। लेकिन उस सॉन्ग के बारे में लिरिक्स किसने दिया, सॉन्ग का आप कह सकते हैं कि रिलीज कब हुआ, तो ये सब जो है इंफॉर्मेशन हुए, क्या हुआ? उस सॉन्ग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हुए। तो ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है डेटा के बारे में, डेटा, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए, इट कंटेन्स मेटा डेटा। सिस्टम कैटलॉग के अंदर क्या होता है? डेटा डिक्शनरी के अंदर होता है मेटा डेटा। दैट मीन्स इट कंटेन्स द डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस यूज्ड बाय द
DBMS. In most DBMS, the data dictionary is active and integrated. ज्यादातर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा डिक्शनरी जो होता है एक्टिव होता है और इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब डीबीएमएस के साथ ये ऑलरेडी डेटा डिक्शनरी इंटीग्रेटेड होता है। मतलब जो भी डीबीएमएस आप यूज करेंगे, जावा डेटा आप जो भी यूज करेंगे, आप ऐसे समझिए डीबीएमएस, तो उसमें डेटा डिक्शनरी इंटीग्रेटेड होता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे इट होल्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच डेटा एलिमेंट इन द डेटाबेस एंड इट नॉर्मली इंक्लूड्स नेम, डेटा टाइप, रेंज ऑफ वैल्यूज, सोर्स, एक्सेस ऑथोराइजेशन एंड इंडिकेट्स विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज विच डेटा। तो डेटा डिक्शनरी के पास इतना इंफॉर्मेशन रहता है। डेटा डिक्शनरी क्या क्या रखता है? ईच डेटा एलिमेंट इन द डेटाबेस एंड नॉर्मली इंक्लूड्स, मतलब नेम्स मतलब क्या? नेम यहां पर कि डेटाबेस के अंदर कितने रिलेशंस हैं या इनफैक्ट डीबीएमएस के अंदर कितने डेटाबेस क्रिएट हुए हैं, तो उन सभी डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम मतलब जितना भी है, अगर 15, 20, 50 जो भी डेटाबेस क्रिएट हुआ है, उन सभी डेटाबेस का नाम। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? जैसे अब हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं सब इंग्लिश डिक्शनरी में इंक्लूड है, अल्फाबेटिकल। वैसे ही एक पूरे डेटाबेस जब हम क्रिएट किए हैं, उस डेटाबेस में हो सकता है कि देयर आर, मतलब एप्लीकेशन में उसमें मल्टीपल डेटाबेसेस हो, फिर डेटाबेस के साथ साथ वहां पर क्या हो, देयर आर मल्टीपल रिलेशंस। रिलेशंस मतलब टेबल्स। तो कौन कौन से टेबल्स हैं, तो उस लिस्ट ऑफ टेबल्स सबका रिकॉर्ड, रेंज ऑफ वैल्यूज, सोर्स, एक्सेस ऑथोराइजेशन एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से डेटा को यूज करता है, ये पूरा डिटेल होता है डेटा डिक्शनरी के पास होता है। डेटा डिक्शनरी के पास होता है। अब डेटा डिक्शनरी दो टाइप का होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। डेटा डिक्शनरी दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव डेटा डिक्शनरी और पैसिव। एक्टिव कहने का मतलब जो डीबीएमएस में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहता है। 99% केसेस में डीबीएमएस के अंदर डेटा डिक्शनरी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहता है। ठीक है, तो एक्टिव उसे कहा जाएगा, एक्टिव डेटा डिक्शनरी। इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी उसी को कहा जाता है जो ऑलरेडी डीबीएमएस में इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इट इज मैनेज ऑटोमेटिकली बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिकली इसको मैनेज किया जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एक्टिव डेटा डिक्शनरी, दैट इज इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। ठीक है, एंड अगर आप ये समझ गए तो इसको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये है पैसिव डेटा डिक्शनरी, नॉन इंटीग्रेटेड। पैसिव डेटा डिक्शनरी को कहा जाएगा नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी। नॉन इंटीग्रेटेड डेटा डिक्शनरी is one used only for documentation purposes and it is managed by the users of the system and it is modified whenever the structure of the database is changed। तो ये एक केवल डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई डेटाबेस डिजाइन हो रहा है तो कौन कौन सी चीजें उसमें यूज हो रहा है, वो एक होता है ना कि जैसे हम एक बुक, कोई बुक लेते हैं तो बुक के जितने कीवर्ड्स होते हैं एक साथ लिखा रहता है, ठीक उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मेंटेन करना, जो यूजर मेंटेन कर रहा है, मतलब एक कह सकते हैं कि एंड यूजर्स के लिए, मैनेजेस बाय द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गया पैसिव। तो समझ में आ गया आपको पैसिव डेटा डिक्शनरी क्या है, जो नॉन इंटीग्रेटेड है। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वो है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से के जो प्रोसेसेस हैं। किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट एनी एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली बात है कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, इसका पर्पस होता है किसी न किसी टास्क को अकम्प्लिश करना। ठीक है, मतलब सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स, सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स इज नोन एज
सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर के दो टाइप होता है, आपको पता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसका दो टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो टाइप है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाले सॉफ्टवेयर वो लिमिटेड है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट्स अंडरस्टूड कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, मतलब सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए जो बनाए गए हैं, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड देयर आर वेरियस यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब होता है जैसे ड्राइवर्स, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स एंड ऑल जो होता है वो यूटिलिटीज के अंदर आता है। ओके, इवन आप कह सकते हैं कि एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर्स, एंड देयर आर ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स लाइक कंपाइलर एंड ऑल, ठीक है, कंपाइलर मतलब इंटरप्रेटर एंड ऑल, दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेन कंसर्न क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर के किसी ना किसी टास्क को हैंडल कर रहा है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के टोटल जो है वर्क को मैनेज कर रहा है, मतलब सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन और एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिसे वेब एप्लीकेशन कहा जाता है, जो आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो एप्लीकेशन हो वो हमारे लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल हो। वी आर नॉट गोइंग टू मेंटेन आवर ओन सर्वर। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे डिप्लॉय कर देते हैं और उसके बाद हम एक क्लाउड के हेल्प से, और जिसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS भी कहते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से किसी का स्टोरेज यूज कर रहे हैं और कहीं पर उसे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब इट्स अ एनवायरमेंट की हम वेब एप्लीकेशन इसे हम कहेंगे। अब कोई भी एप्लीकेशन है, सपोज लेट एक बैंक का एप्लीकेशन है, बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को, अपने स्टाफ्स को, अपने पूरी फाइनेंसेस को, ऑल द डिपार्टमेंट्स, वो सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहा है। तो बैंक का रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर बहुत बड़ा हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, एक सॉफ्टवेयर की जो नीड पड़ती है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक इंडस्ट्री के द्वारा एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को समझने के बाद एक सॉफ्टवेयर हैंडओवर करने तक, और लेटर ऑन उसके मेंटेनेंस करने की भी जिम्मेदारी उस कंपनी को दे दी जाती है कि आप मेंटेन भी करोगे। तो यहाँ पर उसी को हम कहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, एक प्रोसेस है यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिजाइन, डेवलप, test high quality softwares. SDLC aims to produce high quality software that meets or exceeds customer expectations, reaches completion within times and cost estimates. मुख्य रूप से एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम किसे कहेंगे, जो रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस से, उम्मीद से बढ़कर हो, ठीक है, एंड टाइम पर कंप्लीट हो जाए, टाइम पर हैंडओवर कर दिया जाए, एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स, मतलब इसमें लागत भी हो वो भी क्या हो, कम से कम हो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये एम होता है, SDLC का यही एम होता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे SDLC एक प्रोसेस है, बेसिकली SDLC क्या है, इज अ प्रोसेस फॉलोड बाय अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन दे आर हैंडलिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो इन केस ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आपको यह समझना है कि SDLC क्या है, प्रोसेस फॉलोड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिटेल प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ टू डेवलप, maintain, replace and alter or enhance a specific software. Okay, the life cycle defines a methodology for improving the quality of software and the overall development process. अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम जानते ही हैं, मतलब
सभी लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन वी हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइंस, ईच एंड एवरी टर्म्स, बिकॉज जब हमारे पास क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन में जब हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रहते हैं तो हम वहां पर कुछ समझ नहीं पाते हैं, मतलब अनुमान लगाना मुश्किल होने लगता है क्योंकि सेंटेंस में सिमिलरिटी दिखने लगता है। तो एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि इसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग एक बार इसमें आधा घंटा समय दे करके पढ़ दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन के आ जाते हैं जो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि देयर आर 7 फेजेस ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं वो 7 फेजेस हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या? प्रोजेक्ट की प्लानिंग। कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलप करना, दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्लानिंग, द फर्स्ट स्टेज क्या होता है SDLC का, इज ऑल अबाउट व्हाट डू वी वांट, मतलब प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहली बात की कॉस्ट का एस्टिमेट्स लगाया जाता है। फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर्स, तो ये मतलब इस नए सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट एंड एज वेल एज यहाँ एस्टिमेट्स, तो ये प्लानिंग फेज का पार्ट है। ठीक है, स्टेज 2 में गैदरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिस्कस ईच डिटेल एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट with the customer. Development team will then analyze the requirement, keeping the design code of the software in mind. मतलब इसकी कोडिंग कितना लेंदी होगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है होगी इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सा चाहिए, प्रोग्रामिंग एंड सिक्योरिटी, इस मतलब इन सारे रिक्वायरमेंट्स का यहाँ पर गैदरिंग करना, मीन्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ न्यू सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है तीसरा फेज जो होता है डिजाइन का फेज। ठीक है, प्लानिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद तीसरा फेज क्या आएगा? डिजाइन का फेज। डिजाइन फेज क्या करता है? इसमें डेवलपर स्क्रूटनाइज करता है कि वेदर द प्रिपेयर्ड सॉफ्टवेयर विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूजर और नॉट। तो डिजाइनिंग में ये देखा जाता है कि क्या जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा वो यूजर के सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। तो मतलब इसमें देखा जाता है एंड यूजर के रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद इसके एडिशन में इफ द प्रोजेक्ट इज फिजिबल फॉर द कस्टमर टेक्नोलॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड फाइनेंशियली, मतलब हर तरीके से ये फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद once the developer decides on the best design approach, he then select the programming languages. तो डिजाइनिंग में ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर लिया जाता है कि विच शुड बी द सुटेबल लैंग्वेज। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी ध्यान रखा जाएगा कि प्रैक्टिकली फिजिबल कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे जावा, वट एवर, C++, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू लैंग्वेजेज ऑल्सो दैट विल सूट द सॉफ्टवेयर। तो ये देखा जाता है आपके डिजाइन स्टेज में। उसके बाद फोर्थ है कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये फोर्थ स्टेज होता है। फोर्थ स्टेज क्या है? कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन का है, जहां पर पूरे प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और मॉड्यूल के बाद वो सभी मॉड्यूल और यूनिट को अलग अलग डेवलपमेंट टीम, अलग अलग डेवलपर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, डेवलपर क्या करेंगे? सभी सिस्टम को के लिए कोड लिखना यहां पर शुरू हो जाता है, कोडिंग किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से, या देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन सेम प्रोजेक्ट। द स्टेज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन SDLC। तो इस लाइन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, दिस स्टेज इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन SDLC, क्योंकि ये ही एक्चुअल रूप से आपको डिजाइनिंग के बाद, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद कोडिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट की एक्चुअल रूप से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का।
और ऐसे में देयर आर मल्टीपल पीपल्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, हजारों लोग एक ही प्रोजेक्ट पे हजार मतलब डिफरेंट प्लेसेस से बैठ करके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्गेस्ट स्टेज कंसीडर किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। द डेवलपर नीड सर्टेन प्री डिफाइंड कोडिंग गाइडलाइंस एंड प्रोग्रामिंग टूल लाइक इंटरप्रेटर, कंपाइलर, डिबगर टू इंप्लीमेंट द कोड। ओके, तो यहां पर कोडिंग गाइडलाइन यूज होंगे, प्रोग्रामिंग टूल्स, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, डिबगर, क्योंकि प्रोग्राम्स यहीं पर एक्चुअल रूप से डेवलप होता है, कोडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद होता है फिफ्थ फेज टेस्टिंग। तो जैसे ही कोडिंग इज डन, तो फिफ्थ फेज क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो टेस्टिंग। तो टेस्टिंग इसलिए किया जाता है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये काम, ये टोटल जो है सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आफ्टर टेस्टिंग अगर कुछ दिक्कतें आई, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो टेस्टिंग टीम अगर कुछ बग्स को फाइंड किया, ओके, तो वो क्या करेगा, उस बग्स को डेवलपर से बताएगा कि कहां पर बग है, और फिर डेवलपर उसे बग को फिक्स करेगा और फिर उसको रीटेस्ट के लिए सेंड करेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द सॉफ्टवेयर इज स्टेबल, बग फ्री और वर्किंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। तो जब तक पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर एरर फ्री ना हो जाए या फिर रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर दे जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया, वो सारे हर तरीके के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर वो सोल्व कर पा रहा है, सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये टेस्टिंग का फेज होता है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट। वंस द टेस्टिंग इज डन, डिप्लॉयमेंट का मतलब कि आप कह सकते हैं इंस्टॉलेशन। डिप्लॉयमेंट का मतलब इंस्टॉलेशन। तो टेस्टिंग इज डन, द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट एंड इट इज रिलीज्ड फॉर द कस्टमर्स टू यूज, ठीक है। ये रिलीज कर दिया जाता है, या कस्टमर्स मतलब क्या है, क्लाइंट को। मान लीजिए बैंक का है तो बैंक को दे दिया गया, तो बैंक अपना क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई तो एंड यूजर ही होगा जो उसे यूज करेगा, ठीक है। यहां पर द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट डिटरमाइंस द कंप्लेक्सिटी ऑफ द डिप्लॉयमेंट, एंड उसके बाद द यूजर आर देन प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन जो हेल्प करता है कि सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करना है। तो यहां पर ये डिप्लॉयमेंट में होता है। उसके बाद लास्ट चीज आता है मेंटेनेंस। अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या पूरे प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है वो मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, बिकॉज एवरी टाइम सर्टेन स्पेसिफिक इसमें कि जैसे होता है ना, कोई फीचर्स ऐड करने हैं, कोई रिक्वायरमेंट आ गया उसको ऐड करना है, तो दोबारा से वो क्या होता है, मेंटेनेंस इज द सेवेंथ फेज ऑफ एसडीएलसी वेयर द डेवलप्ड प्रोडक्ट इज टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग यूजर एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है टाइमली बेसिस पर। तो ये अपडेशन जो होगा यहाँ पर क्या होगा, मेंटेनेंस होगा। तो एसडीएलसी के आपके अगर ओवरऑल अगर आप इतना जान गए तो इससे कुछ क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप कर लेंगे। प्लानिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है कि व्हाट ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है जिस पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन का काम, ठीक है, और डिजाइन के बाद कोडिंग मतलब डेवलपमेंट वर्क, और कोडिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस। ये एसडीएलसी के 7 फेजेस हो गए। चलिए बताइए आप लोग प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं? ओके, प्रेजेंट है।
देखिए जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, आगे वाला पार्ट आ रहा है, आगे वाला पार्ट की चिंता मत करिए। यहाँ पे क्या होता है, जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात होती है तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स। उन सभी यूजर्स से क्या होता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, मतलब ओवरऑल टोटल रिक्वायरमेंट को गैदर करना। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदर करके एक डॉक्यूमेंट मेंटेन होता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या होगा, सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, वी डेवलपर्स, या आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो हैंडल किया जाता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आर यूज्ड, लाइक वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल एंड कुछ अन्य मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको कुछ मॉडल्स यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, तो जो पॉपुलर है, इंडस्ट्रीज फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां पर जो लास्ट वाला है ना, बिग बैंग मॉडल, बिग बैंग मॉडल अपने आप में कुछ नहीं होता है, छोटे एप्लीकेशंस के लिए होता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल। तो दीज आर द मॉडल्स फॉलोड बाय द इंडस्ट्री नाउडेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल की, तो इसको वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है कि आप देखेंगे कि पहले एक जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद ही दूसरे लेवल पे जाया जाता है। तो वाटर इट्स जस्ट लाइक अ वाटरफॉल। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, तो यहाँ पर ये जो होता है आपके वाटरफॉल मॉडल में होता है। तो यहां पर आप देखेंगे द वाटरफॉल मॉडल वाज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। ओके, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। मतलब पूरे सॉफ्टवेयर को एक सीक्वेंस में डेवलप किया जाता है, एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल इसे कहा जाता है। तो वाटरफॉल मॉडल वाज फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस्ड, एंड इसको क्या कहा जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। इन अ वाटरफॉल मॉडल each phase must be completed before the next phase can begin and there is no overlapping in the phases. Overlapping कहने का मतलब once one phase is completed then only the next phase is started. तो इसलिए it's just like a waterfall. एक phase complete होने के बाद next phase पे जाएगा till the total project is completed. तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे वाटरफॉल मॉडल। और ये आपने देख लिया यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो इनमें ऐसा कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है जिससे आप परिचित नहीं है। रिक्वायरमेंट्स मतलब रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग करना, मतलब व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम, वो एक्चुअल टास्क क्या रिक्वायरमेंट है उसको सॉर्ट आउट करना है। डिजाइन करना, क्या लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट मतलब इंस्टॉलेशन, और लास्ट में मेंटेनेंस मतलब अपडेट्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया वाटरफॉल मॉडल।
एक मॉडल है इटरेटिव इनहांस मॉडल। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि क्वेश्चंस हमने कंपायर देखा तो इनमें क्वेश्चंस जो है मोस्टली अगर इन बेसिक्स को अगर आप कर लेते हैं तो इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इटरेटिव मॉडल क्या है? In the iterative model, iterative process starts with a simple implementation of a small set of software requirements and iteratively enhances the evolving version until the complete system is implemented ready to deploy. मतलब यहाँ पर होता क्या है कि पहले ओवरऑल कुछ रिक्वायरमेंट्स पर काम किया जाता है, फिर उसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है। ऐड ऑन मतलब जिसे इंक्रीमेंटल भी हम कहेंगे, ऐड ऑन कर दिया कुछ रिक्वायरमेंट्स को। मतलब पहले बेसिक कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स को ले लिया, फिर उसमें रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दिया, फिर रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दिया। तो ये जो होता है इस तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे एक लेवल पर डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, फिर बिल्ड टू मतलब सम ऑफ द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐड करके फिर उसको डिजाइन कर दिया, डेवलप कर दिया, टेस्ट इंप्लीमेंट कर दिया, फिर तीसरे लेवल पे। तो इट्स गोज लाइक दैट कि जब तक कि पूरे रिक्वायरमेंट जो है सेटिस्फाई ना हो जाए, यूजर या क्लाइंट के जो पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि ये जो है इटरेटिव मॉडल इसको कहा जाता है कि एक बार में ही पूरी रिक्वायरमेंट की स्टडी नहीं की जाती है। पहले ओवरऑल कुछ रिक्वायरमेंट्स पे डेवलपमेंट हो गया, फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को ऐड ऑन कर दिया, फिर उसके बाद के रिक्वायरमेंट्स को ऐड ऑन कर दिया। सिमिलरली ये पूरे तरीके से एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। तो ये जो मॉडल होता है ये होता है इटरेटिव मॉडल। ओके, तो इटरेटिव मॉडल के बाद इसमें आप लोगों ने ये समझा कि स्मॉल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को पहले लिया जाता है और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है और अगेन जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं इटरेटिव। इटरेटिव जो हम कहेंगे इसको इंक्रीमेंटल, धीरे 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 ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल भी इसे कहा जाता है। इटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल डज नॉट अटेम्प्ट टू स्टार्ट विद द फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। मतलब कंप्लीट जो है, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पर ये काम नहीं करता है। ओके, इंस्टेड डेवलपमेंट बिगिंस बाय स्पेसिफाइंग और इंप्लीमेंटिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब कुछ पार्ट को, कुछ हिस्सा को यहां पर क्या करेगा, ये इंप्लीमेंट करेगा। वाटरफॉल मॉडल में क्या था, वाटरफॉल मॉडल में पूरे रिक्वायरमेंट की एनालिसिस और उसको स्टेज बाय स्टेजेस में डिवाइड कर देना और एक स्टेप पूरा होगा तभी वो दूसरे स्टेप पे जाएगा। ठीक है, टिल द एंड। यहां पर क्या है कि यहां पर रिक्वायरमेंट्स को, कुछ रिक्वायरमेंट्स को यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक लेवल पे, दूसरे लेवल पे फिर रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे विच इज देन रिव्यूड टू आइडेंटिफाई द फर्दर रिक्वायरमेंट। अगेन उसको क्या किया जाएगा, अगेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड producing the new version of the software at the end of each iteration of the model। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि सॉफ्टवेयर जो होगा वो कुछ लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स का बन जाएगा, फिर नया सॉफ्टवेयर मतलब न्यू वर्जन बनेगा, फिर उसका न्यू वर्जन। तो इस तरीके से यहां पर काम होता है इटरेटिव। और यहाँ वाटरफॉल में हमने क्या देखा, वाटरफॉल में देखा कि वंस द फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीटेड देन ओनली इट विल गोज टू द सेकंड प्रोसेस, नेक्स्ट फेज में। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल कंबाइन कर देता है, स्पाइरल मॉडल कंबाइंस द आइडिया ऑफ इटरेटिव डेवलपमेंट विद द सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल को दोनों को कंबाइन करके यहां पर क्या बन जाता है, स्पाइरल मॉडल बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइरल मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन और कंसिस्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल as well as the combines the feature of waterfall as well as iterative development. This spiral model is combination of iterative development model as well as sequential linear development model. Sequential linear development model किसे कहा जाता है, वाटरफॉल मॉडल को कहा जाता है। अभी हमने क्या बताया आपको, वाटरफॉल मॉडल जो है, वाटरफॉल मॉडल क्या है,
ये मैंने कहा कि आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। तो यहाँ पर इट स्पाइरल मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, तो वहां पर ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि वाटरफॉल लिखा जाए, वहां पर लिखा हुआ आ सकता है सीक्वेंशियल लीनियर डेवलपमेंट मॉडल, ओके, एंड इटरेटिव मॉडल, iterative development process model as well as sequential linear development model, that is nothing but waterfall model और iterative model, दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर कंबाइन करता है स्पाइरल मॉडल। The waterfall model with a very high emphasis on risk analysis, it allows incremental releases of the products or incremental refinement through each iteration around the spiral। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन और रिस्क एनालिसिस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट और बिल्ड, तो ये स्पाइरल का रूप लेता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट और बिल्ड। इसमें आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये किसका फेज है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, गैदरिंग ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट इन द बेस लाइन स्पाइरल, मतलब फर्स्ट फेज में, ठीक है। सब्सिक्वेंट स्पाइरल एज द प्रोडक्ट मैच्योर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड यूनिट रिक्वायरमेंट्स आर डन इन दिस फेज। तो यहाँ पर क्या सिस्टम के नीड है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ऑल दिस थिंग्स, ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड, ठीक है, इन द आइडेंटिफिकेशन फेज। डिजाइन फेज जो है स्टार्ट विद द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के हाउ द ओवरऑल सिस्टम विल लुक लाइक, पूरा जो सॉफ्टवेयर होगा वो किस तरीके का होगा, एक ओवरव्यू जो होता है जिसको हम कहते हैं कि एक पूरी प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर डिजाइन फेज स्टार्ट विद द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन इन द स्पाइरल एंड इन्वॉल्व्स आर्किटेक्चरल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन ऑफ द मॉड्यूल्स, फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन एंड द फाइनल डिजाइन इन द सब्सिक्वेंट स्पाइरल्स। तो ये डिजाइन फेज हो जाता है। डिजाइन फेज में जैसे होता है कि एक बार में आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मॉड्यूल, फिर फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन, तो फाइनल डिजाइन, तो इस तरीके से ये वर्क करता है, इसलिए ये स्पाइरल का रूप ले लेता है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब स्मॉल पार्ट को एड्रेस करना, फिर बड़े पार्ट को, फिर उसके बड़े पार्ट को, फिर फाइनल प्रोडक्ट को यहाँ पर एड्रेस करना, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर डिजाइन में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर डिजाइन ऑफ द मॉड्यूल्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स डिजाइन एंड द फाइनल डिजाइन ऑफ द सब्सिक्वेंट स्पाइरल्स। कंस्ट्रक्ट और बिल्ड, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड फेज क्या है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट एवरी स्पाइरल, baseline spiral when the product is just a thought of the design being implemented, being developed, ठीक है, एंड वहां पर कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, फिर अगेन गो ऑन द सेम प्रोसेस। तो कंस्ट्रक्ट एंड बिल्ड में यहां पर बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है। इवैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, एस्टिमेटिंग एंड मॉनिटरिंग द टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्क, ठीक है, ये सारा चीज, या कॉस्ट ज्यादा तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये सारी चीजें इवेल्युएट की जाती हैं। आफ्टर टेस्टिंग द बिल्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इटरेशन द कस्टमर इवेल्युएट द सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड्स फीडबैक। एवरी प्रोसेस होता है ना कि एक बार ये हो गया, इवेल्यूशन हो गया, फिर फीडबैक दिया, फिर दूसरे जो है यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए स्पाइरल में इस तरीके से काम ही हो रहा है, मतलब एवरी स्टेप बाय स्टेप यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है एंड फर्दर सो ऑन, ओके। तो ये स्पाइरल है। उसके बाद एक वी मॉडल होता है। वी मॉडल को समझना है। द वी मॉडल इज एन SDLC मॉडल वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस हैपेंस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। यहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर हैपेंस इन अ सीक्वेंशियल मैनर, तो इसलिए इसे कहा जाता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। दिस इज नोन एज वी मॉडल, मीन्स व्हाट, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, इसको कहा जाता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल, वी मॉडल, ओके। वो इस तरीके से आपका ये रूप लेता है, ठीक है।
तो वैलिडेशन फेज और वेरिफिकेशन फेज है। वैलिडेशन फेज और वेरिफिकेशन फेज, लो लेवल डिजाइन होगा, फिर हाई लेवल डिजाइन, फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब यहां से सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, एंड देन यहाँ पर एक्चुअल रूप से उसकी कोडिंग की जाती है। और कोडिंग के बाद यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब क्या? मॉड्यूल की टेस्टिंग, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। कंपोनेंट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के क्या हुआ? एक्चुअल रूप से बिजनेस रिक्वायरमेंट या टोटल यूजर की रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये जो शेप ले रहा है ना, ऑल द प्रोसेसेस, ये शेप ले रहा है वी का। जैसे सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर? बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब टोटल क्या रिक्वायरमेंट है जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब उसको डेवलप करने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हाई लेवल डिजाइन, उसके बाद लो लेवल डिजाइन, एंड देन आफ्टर कोडिंग एक्चुअल रूप से। फिर उसके बाद कोडिंग करने के बाद पहले मॉड्यूल की टेस्टिंग करना, फिर कंपोनेंट टेस्टिंग करना, फिर सिस्टम इंटीग्रेशन, ऑल द मॉड्यूल्स आर कंबाइंड टू, मतलब एक पूरे सॉफ्टवेयर के सभी को कंबाइन करके यहाँ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। एंड देन आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब यूजर के इनपुट्स या आउटपुट्स, यहाँ पर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स दे करके आउटपुट देखा जाता है कि ये प्रॉपर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डेवलपर्स लाइफ साइकिल, और इसको क्या कहेंगे? टेस्टर्स लाइफ साइकिल। तो टेस्टर्स लाइफ साइकिल में ये वैलिडेशन फेज आ जाता है, और वेरिफिकेशन फेज किसका हो गया? डेवलपर लाइफ साइकिल का हो गया। तो ये जो शेप लिया, ये वी शेप लिया, इसीलिए इसे क्या कहा गया? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। तो ये भी कहीं से भी अगर कुछ भी पूछ दिया तो आप आराम से एमसीक्यूज में क्या पूछेगा? वी मॉडल इज नोन एज व्हाट, ठीक है। फिर उसमें आप वी का शेप क्यों ले रहा है ये आपको पता चल गया। देयर आर टू पार्ट्स, एक डेवलपमेंट साइड, एक टेस्टर का साइड। डेवलपमेंट साइड में आप बिजनेस रिक्वायरमेंट से लेकर के कोडिंग तक का पार्ट, तो ये वी मॉडल हो जाता है। इसमें आप कह सकते हैं कि वी मॉडल इज अ एक्सटेंशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल and is based on the association of testing phase for each corresponding development stage. Each corresponding development stage में क्या है? टेस्टिंग है। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि विच SDLC मॉडल इज अ एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, एक क्वेश्चन तो आपका वहां पर बहुत अच्छा बना था कि विच मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटरफॉल एज वेल एज इटरेटिव मॉडल। तो आंसर क्या होता है उसका? स्पाइरल मॉडल। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि स्पाइरल मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इटरेटिव मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। और उसके बाद यहां पर वी मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? तो वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्यों है? क्योंकि यहां पर ईच लेवल ऑफ द डेवलपमेंट के सभी स्टेज पे यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, जैसे यूनिट टेस्टिंग और आपके इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग के साथ साथ आपके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। दिस मीन्स दैट एवरी सिंगल phase in the development cycle there is directly associated testing phase. Okay, this is highly disciplined model and the next phase start only after completion of the previous phase. प्रीवियस फेज वाटरफॉल में भी क्या था? वाटरफॉल में भी एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा फेज स्टार्ट होता है। यहां भी सेम हो रहा है। इसमें एक एडिशनल चीज क्या है कि ईच स्टेज पर देयर इज अ मैप्ड टेस्टिंग, मतलब ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक टेस्टिंग मॉड्यूल यहां पर हो रहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कहते हैं वेरिफिकेशन एज वेल एज वैलिडेशन दोनों साथ साथ चल रहा है। तो यहां पर अगर वैलिडेशन फेजेस की बात करें, वैलिडेशन फेजेस मतलब जो टेस्टिंग फेजेस हैं, इसमें आप बात करेंगे यूनिट टेस्टिंग क्या है। तो यूनिट टेस्टिंग इज नथिंग बट
किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट डिजाइन्ड इन द मॉड्यूल डिजाइन फेज आर एग्जीक्यूटेड ऑन द कोड ड्यूरिंग द वैलिडेशन फेज। वैलिडेशन फेज के दौरान ही होता है, आपको पता है। और यूनिट टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग इज द टेस्टिंग एट कोड लेवल एंड हेल्प्स एलिमिनेट बग्स एंड अर्ली स्टेज। मतलब वेरी फर्स्ट स्टेज पे अगर कोई भी बग है, कोई भी एरर है, तो उसको यहीं पे रिमूव करने में मदद मिलेगा। दो ऑल डिफेक्ट्स कैन नॉट बी अनकवर्ड बाय यूनिट टेस्टिंग। यहां पर जैसे कि सभी मॉड्यूल को एक साथ आप ये कह सकते हैं कि जो वो कोड जितना फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसी का वहां पे टेस्ट होगा। इसलिए यहां पे कहा गया दो ऑल द डिफेक्ट्स कैन नॉट बी अनकवर्ड बाय यूनिट टेस्टिंग। मतलब यूनिट टेस्टिंग के द्वारा सभी चीज को यहां पर आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग मतलब जो स्मॉल पार्ट मॉड्यूल की टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब व्हेन वी कंबाइन द मॉड्यूल्स। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज associated with the architectural design phase. Integration tests are performed to test the coexistence and communication of the internal modules within the system. Okay? तो यहां पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म क्यों किया जाता है? सो दैट कि यहां पर देयर आर वेरियस मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल्स के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन है, बिकॉज ऑल मॉड्यूल्स आर द इंटरकनेक्टेड। तो वहां पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये सब इन्वॉल्व होगा। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सिस्टम डिजाइन फेज। सिस्टम टेस्ट चेक द इंटायर सिस्टम फंक्शनलिटी, क्योंकि मॉड्यूल का टेस्ट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और वंस द इंटीग्रेशन इज डन देन बिकम सिस्टम टेस्टिंग, मतलब पूरा सिस्टम तैयार, सॉफ्टवेयर पूरे रेडी। तो सिस्टम टेस्ट चेक द इंटायर सिस्टम फंक्शनलिटी एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द सिस्टम अंडर द डेवलपमेंट विद द एक्सटर्नल सिस्टम्स। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज कैन बी अनकवर्ड ड्यूरिंग दिस सिस्टम टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो ये ओवरऑल आपकी टेस्टिंग हो गई, सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की बात करें तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की मतलब हुआ, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज एसोसिएटेड विद बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज and involves testing the product in user environment। जैसे उसे डिप्लॉय कर दिया गया उस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को, तो यूजर के एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करना। मतलब यूजर, एक एंड यूजर के जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं या उसकी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो टेस्टिंग हुआ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब दिस टेस्टिंग इज डन इन द यूजर एनवायरनमेंट और रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसको हम कहेंगे। अब कुछ टेस्टिंग वैसे आपको यहां पर दिखता है, जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स जो एग्जाम में आता है, वो इस प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, वो ओवरऑल टेस्टिंग की टेक्निक है। ठीक है, ओवरऑल टेस्टिंग है। जैसे अगर हम कहें व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, मैं यही बता देता हूं क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन से मतलब है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा? देखिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है इसको स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। एक ही बात याद रखना है, दिस इज अ टेस्टिंग ऑफ द इंटरनल पार्ट्स। अगर हम सिस्टम की बात करें तो इंटरनल कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर की बात करें तो कोड। तो दिस इज कंसर्न्ड विद द इंटरनल पार्ट। तो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को हम व्हाइट बॉक्स या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, या इसको क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर एक ही चीज आपको क्या याद रखना है कि ये टेस्टिंग है,
ये सिस्टम के कंपोनेंट को टेस्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट को ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इसमें जो टेस्ट होगा इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड की टेस्टिंग है। इसका मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए जो टेस्टिंग कर रहा है उसे किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए इंटरनल पार्ट्स की, ठीक है। उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए, टेस्टर्स रिक्वायर्ड the knowledge of internal component. Tester required the knowledge of internal component या internal code. तो यहां पर इसको समझना है कि स्ट्रक्चरल और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। मतलब सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो रहा है उससे कंसर्न्ड है, तो इसको हम कहेंगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग तो आप समझ गए, मतलब इंटरनल कंपोनेंट से कंसर्न्ड है, इंटरनल पार्ट से कंपोनेंट है, बाहर से कंसर्न नहीं है, इसलिए इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, व्हाइट बॉक्स, स्ट्रक्चरल, क्लियर बॉक्स, ठीक है। इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड कैसे हुआ है, टेस्टर को नॉलेज होगा तभी ये टेस्टिंग कर सकते हैं, जब इंटरनल कंपोनेंट या इंटरनल कोड के बारे में नॉलेज होगा तभी ये टेस्टिंग हो सकता है। एक टेस्टिंग होता है ब्लैक बॉक्स, एक सेकेंड रुकिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है ये एक फंक्शनल टेस्टिंग है, ठीक है। ये क्या है, इसको कहा जाता है फंक्शनल टेस्टिंग। एंड दिस इज नॉट कंसर्न विद द, इट इज नॉट concerned with the internal part component of the system, ठीक है। ये इंटरनल पार्ट से ये टेस्टिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये एक तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट टेस्टिंग है कि अगर जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो एंड यूजर के लिए बना हुआ है, ठीक है, वो एंड यूजर से जुड़ा हुआ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर इट डज नॉट रिक्वायर टू एग्जामिन द कोड, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है इट डज नॉट रिक्वायर टू एग्जामिन द कोड को जांच करने की, कोड को चेक करने की नीड इसमें नहीं है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज सिंपल टेस्टिंग। जैसे हमारे सामने टेलीविजन होता है, हम रिमोट से ऑन कर लिए, स्विच दबा दिए, ऑन हो गया, चालू हो गया, दैट्स ऑल, कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम उसको ओपन करके नहीं देखते कि ये कहाँ पर क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये ओवरऑल टेस्टिंग हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शनल टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब बॉक्स के अंदर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ऊपर के उसके स्पेसिफिकेशन और फीचर से मतलब है, ठीक है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें इंटरनल कंपोनेंट को टेस्ट करना है, उसके कोड को टेस्ट करना है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर नंबर एक टेस्टिंग, एक बिग बैंग मॉडल है। तो बिग बैंग मॉडल बेसिकली, जैसा मैं पहले ही बता दूं आपको, ये तो नोट्स के लिए आपको मैंने लिखा है, बेसिकली जहां पर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो और रिक्वायरमेंट एक्चुअली पता भी ना हो, जैसे होता नहीं कि बस काम लगा दिया चलो जो बन के तैयार हो जाए, मतलब देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग, ये भी नहीं है कि कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है। एक होता है ना कि काम है ऐसा करना है, थोड़ा बहुत आइडिया हो बट मैक्सिमम आइडिया भी ना हो, इस केस में। तो बिग बैंग मॉडल ऑफ एसडीएलसी मॉडल वेयर वी डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक प्रोसेस, ओके। The development just start with the required money and effort as the input, and the output is the software developed which may or may not be as per the customer requirement, ठीक है। Even the customer is not sure about what exactly he wants, and the requirement are implemented on the fly without much analysis. Usually this model is followed for small projects where the development teams are very small. तो ये छोटे प्रोजेक्ट्स में इस तरीके का मॉडल इंप्लीमेंट किया जाता है, तो बिग बैंग मॉडल इसे कहा जाता है। मतलब नाम बिग बैंग है लेकिन काम इसका क्या है, छोटा है। तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इस तरीके का मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है, बिग बैंग मॉडल, ओके। कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक, मतलब इन सब चीजों से संबंधित, इसको थोड़ा सा आप लोग सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन इन्हीं चीजों पे, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, जैसे मॉडल वगैरह, कौन कौन सा मॉडल है। एक सेकंड रुकिए। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप में क्या होता है कि किसी भी पूरी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट का पहले प्रोटोटाइप तैयार कर लेना, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना। क्वेश्चन किसको गलत लग रहा है? अ डेटा डिक्शनरी इज क्रिएटेड व्हेन, अच्छा, यहां पर आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहां पर व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएटेड, ठीक है। A data dictionary is created when a fill in the blanks created. Instance segment database dictionary none. तो data dictionary is created when fill in the blanks है बीच में, data dictionary is created when a fill in the blanks is created, that is यहां पर आंसर होगा database is created। तो ऑप्शन 3 is right, okay। उसको इग्नोर कर दीजिए अनिल, ठीक है। जो हमने दिया है आपको ये, इसको आज को पढ़ना है। और बीपीएससी क्या कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है क्या? कौन कह रहा है? एनीबडी हैविंग आइडिया? हमने तो नहीं देखा, क्या कोई मॉडल पेपर रिलीज किया है क्या बीपीएससी? बताइए। नहीं नहीं, बस ऐसे ही, बस कुछ लोग हैं। बीपीएससी इतना अच्छा होता तो आप लोग परेशान ही होते। This phase of SDLC comes after a complete understanding of system requirement and specification.
implementation and deployment. Option 2. Next, fill in the blanks is an essential process where intelligent methods are applied to extract data patterns. क्या होगा आंसर बताइए? Fill in the blanks is an essential process where intelligent methods are applied to extract data patterns. This is called data mining. क्या कहा जाता है इसे? Data mining. Option 2 is right. Next है, a backend database is a database that is accessed by users indirectly through an external application. Which of the following is not backend? Not a backend application. Not a backend. इनमें से कौन सा बैकएंड नहीं है? देखिए यहाँ पे माइस्क्यूएल है, इंग्रेज है और साइबेस है। डेल्फी जो है ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है डेल्फी। ये बेसिकली विंडोज पे ही काम करता है, विंडोज। नेक्स्ट है, fill in the blanks is the process of designing the objects or classes through which an object oriented application examines and manipulates some services. फोक्सप्रो डेटाबेस है, बिल्कुल फोक्सप्रो है। इन्फॉर्मिक्स है, DB2 है। इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। क्या आंसर होगा इसका? ऑब्जेक्ट मॉडलिंग 4। नेक्स्ट है, द एट्रीब्यूट नेम कुड बी स्ट्रक्चर्ड एज अ एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल मतलब नेम ही होता है, एंड लास्ट नेम। दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, नन। देखिए मल्टी वैल्यूड कंपोजिट में फर्क समझिए। मल्टी वैल्यूड ये हो सकता है कि जहां पर मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज मतलब किसी के पास मोबाइल नंबर मोर देन 1 हो सकता है, ठीक है, किसी के पास एड्रेस 2 हो सकता है, बट नेम का ही कंपोजिशन ये है। नेम का ही कंपोजिशन जो 3 भाग है, एक ही एट्रीब्यूट दैट इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is not desired in a good software requirement specification document? बताइए, which of the following is not desired in a good which of the following is not desired in a good software requirement specification? Functional requirements, non-functional requirements, goals for implementation, algorithm for software implementation.
देखिए एसआरएस डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ पर्पस, स्कोप, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ओके, ध्यान रखिए एसआरएस में क्या क्या हो सकता है। एसआरएस में हो सकता है पर्पस, स्कोप, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब इसमें क्या नहीं होगा, इसमें एल्गोरिदम फॉर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज्यादा निकला नहीं। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं।